बहुत अच्छा निकाला जा सकता है। और जिस चीज़ का सेल ज़्यादा आएगा उसमें क्या होगा, इनकम बढ़िया आ सकता है। लेकिन प्रोडक्ट में दम भी होना चाहिए, खाली बोल के काम नहीं चलता है कि नहीं। लेकिन अब ये गैनोथेरेपी के माध्यम से हम लोग ना उस डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। गैनोडर्मा क्या करता है वो समझ सकते हैं इसके माध्यम से। तो सबसे पहले गैनोथेरेपी क्या है, तो इस्तेमाल करते हैं बीमार होने पर, है ना। तो अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये दोनों से हमको हेल्प मिलते हैं। सबसे पहला क्या है, नेचुरल फूड। नेचुरल फूड में जो हमारा उत्पाद होता है, प्रोडक्ट, वो पूरक आहार होता है। सप्लीमेंट्स के रूप में हम लोग इसको लेते हैं और इसका अप्रोच होता है पूरे शरीर पर, संपूर्ण शरीर पर काम करता है हॉलिस्टिक वे में। किसी एक अंग से, किसी एक रोग से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसका जो फोकस है ना वो कहाँ रहता है, हेल्थ पर। मतलब लोगों को क्या देता है, स्वास्थ्य। लोगों को क्या चाहिए, स्वास्थ्य ही चाहिए ना, स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन किस तरह से देता है, मेथड क्या होता है, प्रिवेंशन। बात समझ रहे, प्रिवेंशन मतलब बीमारी से बचा करके हमको स्वास्थ्य देता है, बीमारी में जाने नहीं देता है अगर हमारा प्राकृतिक भोजन अच्छा है तो। वहीं पे किसी कारणवश हम बीमार हो गए तो हमको क्या लेना पड़ता है, दवाइयाँ, मेडिसिन। और ये होता क्या है, एक्चुअली ड्रग्स होता है, ड्रग्स है ना, ड्रग्स। और ये काम कैसे करता है, सेगमेंटल, खंडयुक्त। मतलब किसी एक अंग के रोग का इलाज करता है। जैसे सर में दर्द है तो सर दर्द की गोली, पेट में दर्द है तो पेट दर्द की गोली, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी की गोली, है ना, लंग्स में तकलीफ है तो लंग्स की गोली। जहां पे तकलीफ रहेगा वहां पे दवा देना है। सर दर्द का पैर में दर्द होगा, उसका चलेगा क्या, सर दर्द की गोली पैर दर्द में नहीं चलता है। तो मतलब क्या हो गया, ये खंड युक्त किसी एक अंग के रोग का इलाज करता है और ठीक करने में मदद करता है। देखा जाए दोनों से हमको आराम मिलता है, लेकिन दोनों में से बेहतर कौन सा है, प्राकृतिक भोजन। क्यों, बात समझ में आया। जो प्राकृतिक भोजन है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में, जो संपूर्ण शरीर पर समान रूप से काम करता है, स्वास्थ्य देता है, बीमारी से बचाता है और खुशियां देता है। वहीं पे अगर हम दवाइयां लेते हैं तो वो ड्रग्स होता है और वो किसी एक अंग पे काम करता है और किसी एक अंग के रोग का इलाज करता है और उसे ठीक करने में मदद करता है। मतलब दोनों से आराम मिलता है। बेहतर कौन सा है हमारे, जो पहला हम लोग आश्रित होना है किस पर होना चाहिए, दवाइयों पर या भोजन पर, भोजन पर होना चाहिए। भोजन पर क्यों होना चाहिए हम लोगों को आश्रित, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भोजन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन दवाइयों की क्या होता है, दवाइयों से साइड इफेक्ट्स मिलता है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा किस पे होना चाहिए, भोजन पर। और दूसरी बात यह भी है कि भोजन जो है हमको बीमार होने नहीं देता, और दवाइयाँ क्या है, बीमार होने के बाद काम आता है। पहले बीमार हो जाओ फिर बाद में आप दवा खाइए। समझ में आया, आगे चले। तो आज जो भी बात होने वाला है वो टोटल नेचुरल फूड पर ही होने वाला है। आज अपने पास जो भी प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, जो भी है वो सब क्या है, नेचुरल फूड है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक भोजन है। आगे चलो। तो जिस तरह से ये रूम है, इस रूम को तैयार करने के लिए कम से कम कितने पिलर चाहिए, 3 हुआ तो, 1 कम हुआ तो चलेगा। क्यों, पहली बात तो घर ही नहीं बनेगा 3 पिलर से, कम 4 तो चाहिए। लेकिन वो 4 पिलर में चारों मजबूत होने चाहिए कि एक आध कमजोर रहेगा चलेगा, हाँ, एक कमजोर रहेगा चलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कमजोर अगर एक पिलर भी हुआ तो घर गिरने का डर रहता है, घर कभी भी गिर सकता है। सही है ना। तो हमारे 4 पिलर होने चाहिए और चारों मजबूत होने चाहिए। उसी तरह से अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो ये 4 पिलर होना जरूरी है। ये 4 पिलर रहेगा तो ही हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, सकारात्मक मानसिक विचार, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। क्योंकि सारी चीजें जो शुरुआत होती है वो विचारों से ही होता है। जैसे हम लोग किसी अच्छे काम से अगर निकलते हैं घर से, किसी अच्छे काम से, और निकलते निकलते सोच रहे जा तो रहा हूँ, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, 100% काम नहीं होगा।
सही है ना? सही है कि नहीं? लेकिन अगर हम जा रहे हैं और घर जाते जाते सोच रहे हैं आज जा रहा हूँ कुछ करके आऊँ, तो क्या होगा? हो जाता है। कम से कम कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल कर आएगा पॉजिटिव। तो किसने काम किया? विचारों ने, है ना? एक नकारात्मक विचार हमारा काम होने से रोकता है। उसी तरह से अगर बीमारी में भी देखा जाए तो कोई व्यक्ति बीमार है और वो ठीक भी हो सकता है, दवा दिया जाए ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसने मन से मान लिया कि अब मैं ठीक नहीं होने वाला, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे मरना है, तो उसको कोई बचा सकता है? कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, कितना भी अच्छा दवा दे दो, क्या वो ठीक होगा? क्यों? हाँ, क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि उसके विचारों ने मान लिया कि अब वो ठीक होने वाला नहीं है। वहीं पे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जो क्रिटिकल रहा है, जिसमें बोल नहीं सकते थे कि बचेगा भी कि नहीं बचेगा, मगर वो उसमें से बाहर निकला। क्यों? क्योंकि विल पावर, पॉजिटिवनेस, है ना? तो जो भी काम करता है वो विचार काम करता है। तो हमेशा क्या रहना चाहिए? सकारात्मक। किसी भी चीज को आप लेते हैं तो सकारात्मक तौर से लीजिए। कोई भी चीज खाते हैं ना तो उसमें संशय नहीं होनी चाहिए। अगर आपने संशय किया तो कितना भी अच्छा चीज होने दो वो काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही किसी भी चीज को मान लो, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे ना तो हर चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन नेगेटिव रहेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा ना, और वो कई बार लगभग नुकसान भी देता है। सही है ना? yes. तो हमें क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। एक चीज और भी है पॉजिटिवनेस, जैसे कोई मतलब नकारात्मक रहता है तो उसका मतलब शरीर की स्थिति क्या रहता है, मानसिक स्थिति क्या रहता है? तनाव में रहता है, जेलसी रहता है, मतलब वो अंदर से क्या हो रहा है? खोखला हो रहा है, जल रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव रहता है वो उसको कहीं से तनाव आता है? कहीं से भी तनाव नहीं आता। तो मात्र हम लोग पॉजिटिव रहकर बहुत सारे समस्याओं को दूर रख सकते हैं, क्योंकि ये तनाव की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना? तो सिर्फ पॉजिटिव रहना ही हमको कई सारी बीमारियों से दूर रख सकता है। उसके बाद दूसरा पिलर है स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब जो हमारे जीने की शैली है वो कैसा होना चाहिए? मतलब जो पहले के लोग जीते थे, हमारे आजा बाबा कैसे थे? समय से सो जाते थे, समय से उठते थे, उनको 8 से 8 घंटा तो नींद भरपूर मिलता था, और समय से खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, मतलब खेतों में काम कर रहे थे, एक्सरसाइज भी था, एक्सरसाइज करते थे, और उसके बाद नशा वगैरह नहीं करते थे, जो जरूरत है वही खाते थे। तो वही चीज़ें हमारे साथ भी है, समय से सोना है, समय से उठना है, कम से कम 6 से 8 घंटा नींद लेना चाहिए। अगर हम नहीं ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और खाना अच्छा जो जरूरत है शरीर का वही खाइए, एक्सरसाइज करिए, ये सब जरूरी है। पानी वगैरह हम पीते हैं तो कम से कम 2.5-3 लीटर तो चाहिए ही चाहिए, उसमें हम कटौती नहीं कर सकते। और उसके बाद नशा बिल्कुल नहीं आता। तो स्वस्थ जीवन शैली में समझ रहे हैं ना क्या करना है? तो इसमें नशा डाले तो मतलब ये पिलर डगमगा। उसके बाद फिर तीसरा आता है पौष्टिक आहार, हेल्दी डाइट, मतलब पोषण युक्त आहार। शरीर को क्या चाहिए? पोषण युक्त आहार चाहिए। वैसे देखा जाए ना तो कितने प्रकार के आहार? मुख्य 2 तरह, वेज नॉन वेज नहीं, वेज नॉन वेज नहीं, लोग तो वेज नॉन वेज में चले जाते हैं। एक्चुअली एक टेस्टी होता है और एक न्यूट्रिशनल होता है, पोषण वाला। ये 2 तरह के पोषण, 2 तरह के भोजन। शरीर को क्या चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। शरीर को पोषण चाहिए, और हमारे जुबान को क्या चाहिए? टेस्टी। और टेस्ट में क्या है? कितना पोषण है? हाँ, ना के बराबर है। तो सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब टेस्ट हमको चाहिए और उसमें पोषण नहीं है, लेकिन शरीर को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो अगर हम पोषण शरीर को कम देंगे तो शरीर सही रह पाएगा? हाँ, तो शरीर को सही पोषण देने की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पोषण आपको कहाँ से लेना है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप टेस्ट मत खाइए, टेस्ट खाइए, मगर पोषण भी दीजिए ताकि लंबे समय तक उस टेस्ट का आनंद ले सके। नहीं तो टेस्ट क्या, उसमें क्या क्या हो रहा है सब समझ रहे हैं, है ना? 20-20 साल 10-10 साल की उम्र के बच्चे बीमार हो रहे हैं सिर्फ टेस्ट की वजह से। चाइनीज खा खा के क्या हालत हो रहा है
है ना। तो ये इस चीज को समझिए, तो पोषण लेना बहुत जरूरी है, जितना हो सके टेस्ट से दूरी बनाइए। उसके बाद चौथा पिलर है पूरक आहार, फूड सप्लीमेंट। 46 तरह के पोषक तत्व हैं जो इस शरीर को कहीं ना कहीं हर एक सिस्टम में सहयोग करता है, कहीं ना कहीं सहयोग कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे देने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं विटामिन ए, सामने दिखता है इसके लिए उसको बात कर सकते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए, है ना। तो अब ये ए अगर नहीं मिला बॉडी को तो क्या होगा, सोर्स कुछ भी हो सकता है जहां से आप देना चाहेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या होगा, धीरे धीरे डेफिशिएंसी आएगा विटामिन ए का। और जब डेफिशिएंसी आएगा मतलब कम होगा तो आंखों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं। जैसे हमको 4 रोटी की भूख है और एक ही रोटी रोज चला रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा ना, कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही इसको भी है, विटामिन ए की जितनी जरूरत है अगर हम नहीं दे रहे हैं तो जिसकी वो जरूरत है वो कमजोर होता जाएगा। और जब वो कमजोर होगा मतलब आप कमजोर होगा तो क्या होगा फिर, तो आई साइड को प्रॉब्लम आएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम डॉक्टरों के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको क्या देगा, बहुत करेगा दवा ले लो और साथ में स्पेक्स लगा लो, चश्मा। इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? हाँ, ठीक होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा, विटामिन ए खाना लेना पड़ेगा। विटामिन ए जो है वो हमको भोजन लेना पड़ेगा शरीर को। अगर हमने पूरा भर दिया विटामिन ए तो क्या होगा, समस्या रहेगा कि चला जाएगा, चला जाए, चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। ये तो वही हुआ कि घर के सामने खड्डा है, धीरे धीरे खड्डा हो गया, अब मैं उस तरफ नहीं जा सकता, तो ब्रिज लगा दिया, चश्मा लगा दिया, है ना। तो अब वो खड्डा भरने की जरूरत है कि ब्रिज लगाने की जरूरत है, खड्डा भरने की जरूरत है, खड्डा भरने की जरूरत है। तो उस तरह से ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही 46 तरह के हैं। अब वो कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहा है, विटामिन B12, GLA, अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें। तो जो भी चीज है, जो भी कम होगा वो जहाँ सपोर्ट कर रहा है उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे 46 तत्व लेने पड़ेंगे, एक भी छूटेगा चलेगा शरीर को, नहीं चलेगा, नहीं तो फिर हम लोग गोल गोल घूमते रहेंगे, तकलीफ में पड़े रहेंगे। बात समझ रहे हैं। अब वो कहाँ से पूरा करना है वो डिसीजन कौन लेगा, मैं लूंगा, कौन लेगा, आप लेंगे, आपको डिसीजन लेने हैं। बात समझ रहे हैं। तो वो चारों पिलर होने जरूरी है, उनमें से एक भी गिरा तो गया, फिर समझ लीजिए। उसके बाद फिर अब बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ खाते हैं अच्छा अच्छा, फिर एक्सरसाइज भी करते हैं, है ना। बहुत लोग वो देखते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी बीमार हो रहे हैं, तो बीमारी कहाँ से आ रही है कि टॉक्सिन जमा, मतलब वो तो हमने जरूरत की बात की। अगर अब ये बात हो रहा है कि बीमारी कहाँ से आता है, तो बीमार आने के सिर्फ 2 कारण हैं, एक है विष टॉक्सिन और दूसरा है इम्बैलेंस, विष और असंतुलन। असंतुलन मतलब हमारे अंगों का असंतुलित हो जाना। तो पहले हम विष के बारे में बात करते हैं। विष होता क्या है, टॉक्सिन होता क्या है, हर वो चीज जो शरीर की जरूरत नहीं है और वो शरीर में जा रहा है, निकल गया तो कोई कुछ नहीं, सब ठीक है। बात समझ में आया, निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो जमा हुआ तो प्रॉब्लम, तो वही हमारे लिए क्या है, जहर, जो शरीर की जरूरत नहीं है और शरीर में जाके जमा पड़ा है तो हमारे लिए जहर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जरूरत है मगर शरीर में जरूरत से ज्यादा जमा पड़ा है तो वो भी हमारे लिए जहर है। जैसे शुगर, शक्कर के बिना जीवन है नहीं, शक्कर 0 लाइफ 0, मतलब आदमी कहानी खत्म हो जाए। तो शक्कर तो चाहिए, लेकिन वो शक्कर ज्यादा हो गया तो फिर हम डॉक्टर के पीछे कि भाई मेरा शक्कर कम करो। हाँ, सोचो, जो हमारा जीवन है वही हमारे लिए जहर है। तो ये 2 चीजों की वजह से प्रॉब्लम, ये टॉक्सिन्स की वजह से, ये सब टॉक्सिन्स। दूसरा इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस का मतलब होता है हमारे अंगों का असंतुलित होना। जैसे किडनी है, किडनी का काम क्या है, उनकी साफ सफाई करना, जो भी वेस्टेज है वो सब निकाल के बाहर फेंकना, ये काम किडनी का। तो अगर वो भरपूर ताकत में है, अपना काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसने अपना काम नहीं कर पाया तो हाँ,
जैसे अगर बात किया जाए, इसको लिख ही लेते हैं। जो किडनी होता है, किडनी क्या करता है, हर 4 मिनट में एक बार डायलिसिस करता है, तो 24 घंटे में 360 बार। लेकिन ये कब करेगा 360 बार? स्वस्थ रहेगा तो। जब पूरी तरह से ताकतवर रहेगा तब करेगा। ताकत कम हुआ तो कर पाएगा उतना? नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। तो वो किडनी की जगह पे आप हार्ट रख लीजिए, तो अगर उसके पास ताकत है तो वो काम कर रहा है, अच्छे से पंपिंग कर रहा है। अगर ताकत कम हुआ तो असंतुलित हो गया ना। उसके बाद वहाँ पे लंग्स रख लीजिए, अच्छा अपना पावर फुल ताकत है, अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर वही ताकत कम हो गया तो, बात समझ रहे हैं? तो हमारा अंग काम नहीं कर पाता है या ज़्यादा काम करता है तो असंतुलित हो गया, तब भी हमारे शरीर को तकलीफ होता है। बात समझ में आया? हाँ, तो इन 2 कारणों से ही हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। एक है जहर और दूसरा हमारे अंगों का असंतुलित हो जाना। मगर ये 2 चीजें भी कहाँ से आता है? ये भी 2 तरीके से है, एक अंदर से और एक बाहर से। अंदर भी बनता है, बाहर से भी आता है। जैसे तनाव, स्ट्रेस। आज कौन ऐसा है जो तनाव में नहीं? कोई है ऐसा जो तनाव में नहीं? हर व्यक्ति आज तनाव में है। इवन जो 2 साल का छोटा बच्चा है वो भी तनाव में है। क्यों तनाव में है वो? क्योंकि वो खेलना चाहता है, उसको उठा के हम स्कूल में फेंक कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ, तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो स्ट्रेस में आज हर व्यक्ति है, और साइंस ने प्रूव किया है कि जितनी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, 70 से 80% बीमारी तनाव से हो रहा है। अब क्यों हो रहा है उससे? क्योंकि जब तनाव होता है तो उस तनाव के जब ओवर होता है तनाव, तो बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप जनरेट होता है, निकलता है, बॉडी जनरेट करता है। और वो जहाँ पे बनेगा, जहाँ निकलेगा, वहाँ के सेल को वो क्या करेगा? डैमेज करेगा। और जिस ऑर्गन के सेल डैमेज होंगे तो ऑर्गन का हालत क्या होगा? कमजोर। समझ रहे हैं ना? इम्बैलेंस मतलब जो एसिड बना ऑलरेडी वो टॉक्सिन, और जिस ऑर्गन के सेल पे वो गिरा वो सेल क्या हुआ? डैमेज हुआ, ऑर्गन डैमेज हुआ, तो उससे संबंधित समस्या। तो दोनों चीजें हो रहा है तनाव की वजह से। और ये सबके साथ है, मतलब समझिए कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हर आदमी आज कहाँ जा रहा है? इस तनाव के चक्कर में बीमारी की ओर जा रहा है। तब क्या होगा कुछ पता नहीं है। उसके बाद दूसरा कारण क्या है? फ्री रेडिकल्स, आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल। जैसे हम लोगों को कैसा जीना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल जीनी चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बात, हेल्दी लाइफस्टाइल, समय से सोना, भरपूर आराम, नींद लेना, जो जरूरत है वही खाना, नशा नहीं करना, एक्सरसाइज करना। लेकिन आज का हालात क्या है? हाँ, आज तो बस चालू है, लेटे तो चालू ही हो गया है कि नहीं? तो कब सोते हम लोग? जब उठने का टाइम होता है। तो अब उठेंगे कब? तो पहली बात तो रात भर जागना ही हमारे शरीर को हम लोग क्या दे रहे हैं? तनाव दे रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बीमारी की ओर। हाँ, फिर दूसरी बात, हम लोग नींद पूरा नहीं लेंगे तो भी प्रॉब्लम में आना है। और खाना आपको घर का ही खाना चाहिए। कितने लोगों को पसंद है घर का खाना? हाँ, सबको घर का पसंद है। ये सब बाहर खाते। तो ये सब लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात आपने लिए ताली बजाई। तो हम लोगों को किसका खाना चाहिए? घर का खाना खाना चाहिए। मगर मैक्सिमम लोगों को घर का खाना पसंद नहीं आता, उनको बाहर का ही चाहिए, स्विगी से, पान से। और ऊपर से क्या चाहिए? चाइनीज चाहिए, चाइनीज, पिज्जा, बर्गर, और उसके साथ में फिर वो भी चाहिए, है ना? उसका नाम नहीं ले सकते कोल्ड ड्रिंक्स का, क्योंकि लोगों को लगता है वो नहीं लेंगे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। हालत तो ये है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, एक तत्व भी नहीं है जो शरीर की जरूरत है, सिर्फ केमिकल है। उससे हम लोग क्या दे रहे हैं शरीर को? सिर्फ जहर दे रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत तकलीफ होती है सब छोटे छोटे बच्चों को, अपने माँ बाप खिलाते हैं अपने बच्चों को। माँ बाप देखते मना भी कर नहीं सकते कि यार क्या कर रहे हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। एक्सरसाइज करना जरूरी है। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं?
बहुत कम लोग करते हैं, देखो बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। और उसका अगर सवाल पूछे ना भाई क्यों नहीं करते हैं, तो आंसर क्या आता है सर? टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं है। लेकिन क्या सही जवाब है ये? सही जवाब ये नहीं है। सही जवाब ये है कि भाई ताकत नहीं है। नहीं अरे इसके लिए टाइम है अपने पास, तो एक्सरसाइज के लिए टाइम क्यों नहीं है कि नहीं? तो एक्सरसाइज करना जरूरी है और करना चाहिए, मगर ताकत नहीं है बॉडी के अंदर से, आवाज नहीं आता है कि चलो एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि अगर उसने बोल दिया तो हम कर लें, लेकिन अंदर से ही आवाज नहीं आता, मतलब हम इतने कमजोर हो चुके हैं। ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। उसके बाद फिर नशा, तो आज कुछ पैशन हो गया है, बिना उसके तो चलता ही नहीं लोग। और अगर उसको नहीं पिएंगे तो क्या बोलेंगे? बच्चा है। बच्चा बोलते हैं। तो भाई ठीक है, हमको बच्चा ही रहने दीजिए, आप बड़े बन जाइए, सही है ना? तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये सब की वजह से भी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? जहर जा रहा है। उसके बाद फिर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? ये कैंसर के ही वायरस है, और ये कहाँ से आता है बॉडी के अंदर? बॉडी को बाहर से आता है? नहीं, बॉडी के अंदर, बाहर से नहीं आता, बॉडी के अंदर ही बनता है। जैसे ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, अब ये सर्कुलेट होकर के हमारे सेल के अंदर जाता है, और हर एक सेल के अंदर एनर्जी बनता है, वेस्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में बनता है रेडिकल वायरस। मतलब ये हुआ कि जब जब एनर्जी बनता है तब तब ये वायरस भी बनता है, और हर दिन कम से कम 300 यूनिट तो बनता ही है। और ये कब से बन रहा है? जब से हमारी उत्पत्ति हुई है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स जब से आए हैं तब से बन रहा है। लेकिन पहले कैंसर केसेस इतने नहीं थे, आजकल क्या हो गया? केसेस बढ़ गए, है ना? तो ये कहाँ से आ रहा है? शरीर के अंदर से ही आ रहा है। और अगर इसने हमारे सेल को टॉर्चर किया, मतलब जिस ऑर्गन के सेल को टॉर्चर करेगा तो वो ऑर्गन क्या होगा? काम कर पाएगा? तो इम्बैलेंस हो गया, मतलब उससे संबंधित समस्या शुरू। और अगर इसने हमारे सेल को न्यूक्लियस लेवल पर मार दिया तो क्या होगा? 100% कैंसर। समझ में आया? ये इसकी फ्री रेडिकल्स की वजह से भी प्रॉब्लम शरीर को हो रहा है। और उसके बाद फिर आता है वायु प्रदूषण। हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? हवा। तो हवा कैसा होना चाहिए? प्योर, एकदम प्योर, शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल्स या कुछ भी चीजें होनी नहीं चाहिए, कोई जहरीली चीजें उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मगर हम बोल सकते हैं सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आओ, बाकी सब बाहर आओ। सांस लेते तो क्या होता है? सब के सब अंदर जाते हैं, है ना? लेकिन अंदर जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी को क्या मिल रहा है? जहर मिल रहा है। उसके बाद फिर क्या है? प्रदूषित जल। किस तरह का पानी पीना चाहिए हमको? अल्कलाइन वाटर, और शुद्ध पानी चाहिए, क्षारीय पानी चाहिए हम लोग। लेकिन पानी कैसा मिल रहा है हम लोगों को? और दूसरा अल्कलाइन तो चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, मगर आजकल का पानी कैसे है? फिल्टर होता है वहाँ पे, मतलब पहले तो क्लोरीन डालते हैं जहाँ से पानी आ रहा है हम लोगों को, क्लोरीन डालकर उसमें जो बैक्टीरिया वायरस है उनको मारा गया। मारने के बाद फिर जो डेड सेल है बैक्टीरिया वायरस के, उसको पूरा फिल्टर करके निकालना है। तो फिर उसके बाद फिल्टराइजेशन करते हैं, और फिल्टराइजेशन करते समय उसमें ये डेड सेल जो है वो निकल जाता है, और जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन, वो भी निकल जाता है। लेकिन जो केमिकल डाला है ना हमने, क्लोरीन, वो कैसा निकलता है? वो उसी में रहता है। अब चाहे उबालो, चाहे जो कर लो, कुछ नहीं हो, उसको एज इट इज ही पीना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो हमारे शरीर में हम जितना पानी पी रहे हैं उतना केमिकल जा रहा है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं तो अभी पानी बिस्लरी का पी रहा हूँ तो बहुत सही पी रहे हैं, है ना? उसमें भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो करना ही पड़ता है, और उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। उसके बाद फिर आता है रसायन, मतलब जो केमिकल्स। जैसे हम लोग जो भी सुबह से शाम तक खाते हैं, जो भी खाते हैं, कोई भी एक चीज बता दें जिसमें केमिकल ना पड़ा हो, बिना केमिकल का खेती हुआ हो, कोई भी एक चीज बता दें।
इवन जो फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं उसमें भी केमिकल्स ना हो ऐसा हमको बता दें, है कुछ? सब में पड़ा है। तो आप कितना भी अच्छा चीज लेकर आइए, साथ में क्या जा रहा है शरीर के अंदर? जहर। तो हर वो चीज जो हम लोग खा रहे हैं उसके साथ में जहर जा रहा है, जो पी रहे हैं उसके साथ में जहर जा रहा है, सांस ले रहे हैं तो जहर जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर होता है। ये अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये हर क्षण हो रहा है। तो इतना अत्याचार होने के बाद हम लोग के साथ क्या होगा? हम लोग ठीक रहेंगे क्या? क्या होंगे हम लोग? बीमार होंगे। बीमार होने के बाद कहाँ जाएंगे हम? डॉक्टर हमको क्या देगा? दवाई क्या है? वो भी जहर है। इसके माध्यम से भी हमारे शरीर में क्या जा रहा है? टॉक्सिन, जहर जा रहा है। और ये दवाइयाँ मना नहीं कर सकते। क्यों मना नहीं कर सकते? किसी प्रॉब्लम है तो खाना पड़ेगा। हमने वो नौबत लाया, क्या मजबूरी में खाना पड़ेगा। मगर खाने के बाद वो जहर हमारे शरीर को कहीं तो आराम देता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स के रूप में तकलीफें देता है। बात समझ रहे हैं? और जो जितना ज़्यादा दवाइयाँ खाएगा उतना ज़्यादा शरीर के अंदर जहर जमा करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दवा मत खाओ, खाओ, लेकिन पहले कुछ और सचेत हो जाओ, कुछ सोचो कि करना क्या है। तो उसके माध्यम से भी शरीर के अंदर जहर जा रहा है। बात समझ में आया? ऐसे ही बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से हमारे शरीर के अंदर जहर जाता है और हमारे अंगों को असंतुलित या कमजोर करता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे खाने की बुरी आदतें। तो हम लोग किस तरह से खाते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। जैसे अत्यधिक भोजन करना। अपना पेट कितना बड़ा है? सिर्फ इतना बड़ा अपना पेट है, सिर्फ इतना। तो कितना खाना पड़ेगा? बस इतना ही खाना है ना, फिर वो भी पूरा भर नहीं सकते। कम खाना। हाँ, उससे कम ही खाना पड़ेगा। मगर क्या करते हैं हम लोग? अच्छा लग रहा है तो आने दो, आने दो। जब तक पेट भर के बाहर ना आने लगे, मुंह से बाहर ना आने लगे, तब तक आने दो। है ना? ऐसा लगता है अभी खा लो तो बाद में मिलेगा ही नहीं, दिन भर के भूखे हैं हम। हाँ, तो उस तरह का हालत हो जाता है। सही है ना? तो उन सब चीज़ों से बचना, अगर उसको समझना है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मिक्सी, मसाला पीसते हैं हम लोग, तो जार में अगर हमने पूरा पैक कर दिया मसाला, तो उसके बाद उसको लगा के और फिर चालू किया तो क्या होगा? चलेगा? चलेगा क्योंकि भरा हुआ है ना, जगह ही नहीं, स्पेस नहीं घूमने का। तब वो चले कैसे? तो हम लोग अपने पेट के साथ क्या करें? तो पूरा भरने की जरूरत नहीं है। जब ये बोल दिया ना कि बस करो तो बस करो, क्योंकि मैसेज आता है, मैसेज आता है, मगर हम नहीं मानते उस चीज़ को, हम समझ नहीं पाते। उसके बाद फिर दूसरा आता है बार बार भोजन करना। बार बार भोजन करना, टू ऑफन। मतलब अभी चाय पिया था, थोड़ी देर में चलो भाई कुछ से पूरी हो जाए, फिर थोड़ी देर में चलो कुछ और ले लेते हैं, भेल ले लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाए भाई पिज्ज़ा लेके आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ, मतलब मुंह चलता ही रहेगा। देखे ऐसे लोगों को? हाँ, दिन भर मुंह चलता है। हाँ, तो ये भी क्या है ना, ये भी बीमारी का कारण है। हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? जब भी हम लोग कुछ खाते हैं ना, तो पेट में जाने के बाद उसका प्रोसेसिंग होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब जब खाएंगे तब तक वो प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा। अभी आपके घर में कोई मेहमान आएगा, सुबह सुबह आ गया, एग्जाम्पल थोड़ा सा, मेहमान आया घर में तो खुशी होता है ना कि चल भाई कोई आया। हाँ, उसको अच्छा अच्छा बनाया, खिलाया, फिर वो जैसे ही गया, दरवाजा बंद किया, हम लोग आके बैठे, वैसे ही फिर बेल बजा। हाँ, दूसरा आ गया। फिर गए, दरवाजा खोले, दूसरा मेहमान, चलो भाई अच्छी बात है आ गए। फिर हम उनको अंदर लिए, उनके साथ सब कुछ खिलाया पिलाया, अच्छा फिर उनको विदा किया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, आपके बैठे नहीं तो उसमें फिर बेल बजा। हाँ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार समझ में आता है, लेकिन अगर ये रूटीन ही चलता रहा दिन भर, तो बोलते ना कि क्या करूँ, पेट के साथ क्या करूँ? हाँ, बस डाल दिया, बस डाल दिया, बस डाल दिया, तो भी बोलेगा ना बस हो गया, अब तुम कुछ भी डालो हम कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हमको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, बार बार खाने की जरूरत नहीं है। एक समय है, उस समय पे खा लीजिए बस।
उसके बाद फिर ईट टू फास्ट, जल्दी जल्दी खाना। जैसे कभी कभी देखा है हमने कई लोगों को कि अपने थाली में जब खाना आता है, साथ में बैठा कोई खाते होगा, तो अपना एक रोटी भी खत्म नहीं होता, बाजू वाले का साफ हो जाता है। देखा है कभी ऐसा आपने? हाँ, क्यों ऐसा है? वो जल्दी जल्दी खाता है, मतलब चबाता नहीं है, चबाता नहीं है। और नहीं चबाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि जब हम चबाते हैं ना, तो चबाने से जो सलाइवा है वो खाने में अच्छे से डाइजेस्ट होता है, मतलब मिक्स हो जाता है। और जब वो सलाइवा मिक्स होता है भोजन में, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमने नहीं चबाया तो क्या होगा? डाइजेस्ट मतलब वो सलाइवा मिक्स होगा क्या खाने में? तो जो काम यहाँ होना था वो काम कहाँ होगा? पेट में होगा, और वो कर नहीं पाता हो। सलाइवा कहाँ से लाएगा? जो यहाँ का है वो वहीं रहेगा, तो खाना पचेगा क्या? और जब खाना नहीं पचेगा तो क्या होगा? फिर सड़ जाए, समझ रहे हैं ना? सड़ेगा, फिर दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर एसिडिटी होगा और क्या क्या होगा। तो इसलिए मतलब जल्दी जल्दी मत खाओ, चबा चबा कर खाओ। उसके बाद फिर आता है अत्यधिक अम्लीय भोजन का सेवन करना। अम्लीय भोजन मतलब क्या? एसिडिक फूड। एसिडिक में क्या क्या आता है? नॉनवेज वगैरह, तेल मसाला, मतलब बहुत ज़्यादा चटपटा वगैरह, है ना? ये सारी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। इसको जितना ज़्यादा खाएंगे उतना हम बीमारी की ओर जाते हैं, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? अल्कलाइन ज़्यादा चाहिए। लेकिन हम अगर ज़्यादा उसको एसिड देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसके बाद फिर क्या होता है? अत्यधिक पका हुआ भोजन। हाँ, ज़्यादा देर तक पकाना होता है ना, जैसे पालक के एग्जाम्पल, पालक में थोड़ा पानी रहेगा, पकाते समय थोड़ा पानी रह जाएगा, तो क्या बोलते हैं जब थाली में आए तो अच्छा लगता है क्या? क्या पतला पानी? हाँ, क्या पतली? बोले क्या इसे बना के रखते हैं, पका भी नहीं लगा, इसको लाल करके लाओ, मतलब पानी खत्म हो जाए। हाँ, और वो पानी खत्म हो गया, लाल हो गया, तो हाँ हाँ हाँ, क्या बचा उसके अंदर? हाँ, सब खत्म हो गया, मतलब मरा हुआ खाना खा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। जब हम लोग खाना, और भी चीज़ें हैं, दाल पक गया है लेकिन उसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है तो पकाए रहो, भाजी पक रहा है पानी ज़्यादा दिख रहा है तो पकाए रहो। अरे क्या पका रहे? जितना देर पकाएंगे तो उतना ही न्यूट्रिशन क्या होगा? मरता चला जाएगा। तो जब वो न्यूट्रिशन मर जाएगा तो शरीर के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरत है कुछ बचा, तो फिर हम लोग क्या देंगे शरीर को? सिर्फ जहर दे रहे हैं और कुछ नहीं। उसके बाद फिर आता है बहुत कम हरी सब्जी खाना। हरी सब्जियों का उपयोग भरपूर करना चाहिए और हर दिन करना चाहिए। बात समझ रहे? कितने लोग खाते हैं हरी सब्जियां? रोज 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 की बात। हाँ? तो बहुत कम लोग हैं जो हरी सब्जियां रोज खाते हैं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्लड बनता है ना क्लोरोफिल से ही बनता है, और वो सिर्फ हरी चीजों से बनता है। तो ये हर दिन खाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो हरी सब्जियां अगर हम नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब फिर भी हम बीमारी की ओर जा रहे हैं। तो अब मानते हैं, जैसे जितनी बातें हम लोगों की हुई, ये सब क्या था? अपने शरीर पर अत्याचार था या नहीं? ये सब अत्याचार है या नहीं? है। हाँ, पीछे ही कर दो जी ये सस्पेंस है। तो ये सब चीजें क्या है? शरीर के ऊपर क्या है? ये अत्याचार हो रहा है। तो ये कब कब हो रहा है? हाँ, हर समय हो रहा है, मतलब भरपूर हो रहा है। तो इतना अत्याचार होने के बाद हर आदमी को बीमार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, जिस तरीके से आज अपने साथ जो भी घटित हो रहा है उसमें हम हर व्यक्ति को बीमार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना ही चाहिए ना। तो क्या हर आदमी बीमार है? हाँ, तो बीमार क्यों नहीं है? सवाल पैदा करता है ना ये चीज़ कि शरीर के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद शरीर भी ठीक है। कई लोगों को बोलो तो बोलते हैं मैं तो फिट हूँ, मुझे क्या हुआ? कुछ भी खा रहे हैं फिर भी बोलते हैं मैं तो फिट हूँ, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं है। लेकिन इतना अत्याचार उसके ऊपर भी हो रहा है ना, तो बीमार होना चाहिए कि नहीं? तो किसने बचाया उसको, या हम लोगों को किसने बचा के रखा? हाँ, किसने बचाया? कोई और बताए किसने बचा के रखा हम लोगों को? शरीर। हम इम्यून सिस्टम तो पीछे हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है इम्यून सिस्टम।
एक्चुअली हमको किसने बचाया है ना, तो सिर्फ हमारा शरीर। शरीर। नेक्स्ट, सिर्फ हमारे शरीर ने बचाया है और किसी ने नहीं बचाया, क्योंकि शरीर ना इन सारे अत्याचारों से हर समय लड़ता है। और कैसे लड़ता है? एक बेहतरीन डॉक्टर की तरह लड़ता है, हर समय लड़ रहा है, वो शांत नहीं बैठा। अगर वो नहीं लड़ेगा तो हम तुरंत बीमार हो जाएंगे, है ना। तो किस तरह से लड़ता है वो? ये 3 तरीके से। पहला लेवल मतलब शरीर के विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर। पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से सारे जहर को बाहर निकालना। कौन निकालता है शरीर से बाहर? शरीर खुद निकालता है, इसके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड लेवल है पुट असाइड फेस, अलग रखने की व्यवस्था। मतलब अगर निकाल नहीं सका तो कहीं ना कहीं किनारे रख देना। और थर्ड है ट्यूमर के विकास की अवस्था, ट्यूमर डेवलपमेंट। ट्यूमर के रूप में वो विकसित होता है। और ये ट्यूमर भी कौन बना रहा है शरीर के अंदर? शरीर खुद बना रहा है। और क्यों बना रहा है? ताकि हम एक लंबे समय तक स्वस्थ रह सके, ठीक ठाक रह सकें, एक अच्छा लाइफ जी सकें। इसलिए 3 तरीके से हमारा शरीर काम करता है। इतना आसानी से ट्यूमर नहीं बनता। अगर किसी का बन चुका है मतलब इतना आसानी से नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में लेते हैं। डिटेल नेक्स्ट, तो सबसे पहला क्या है? डिफेंस डिस्चार्ज फेस। हमारे शरीर से सारे जहर को बाहर निकालता है। कौन? शरीर। किन रास्तों से? शौच से, पेशाब से, बलगम से, पसीनों से, इन सारे रास्तों से शरीर सारे जहर को बाहर निकालता है। कोई भी गंदगी शरीर अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करता, सब के सब को बाहर निकालता है। और इसको निकालने के लिए किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। सिर्फ किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? सिर्फ ताकत। भाई काम करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अगर अपने पास ताकत नहीं होगा तो क्या हम काम कर पाएंगे? तो वैसे ही शरीर जब इसको काम करेगा, शरीर से सारे जहर को निकालेगा, तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। और ताकत कहाँ से आएगी? खाने से। जो हम लोग खा रहे हैं उसी के माध्यम से सब कुछ शरीर को मिल रहा है। आज हम लोग जो भी खा रहे हैं उसमें एनर्जी या ताकत ज्यादा है या जहर ज्यादा है? सुबह से शाम तक जो भी खा रहे हैं उसके अंदर क्या ज्यादा? जहर ज्यादा है। सही है ना? शरीर के अंदर क्या हो रहा है? जहर ज्यादा जा रहा है, ताकत कम जा रहा है। तो शरीर जब अपना सारे जहर को बाहर निकालेगा, आपको लगता है सब निकाल पाएगा? नहीं। हाँ, पूरा नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जब नहीं निकाल पाएगा तो क्या होगा? ऐसे ही छोड़ दे? हाँ, जैसे घर में झाड़ू मारते हैं तो कचरा बाहर फेंकते हैं। किसी दिन लगा आज हिम्मत नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ, तो दूसरे से कराएंगे या कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हाँ, तो वैसे ही शरीर भी क्या करता है? दूसरे लेवल पे काम करना शुरू करता है। सबसे पहला काम है डिटॉक्सिफिकेशन। जितनी ताकत है उतना जहर निकाला, अगर बच गया तो फिर क्या करता है? सेकेंड लेवल पे वर्क करता है। सेकेंड लेवल पे काम करता है द पुट असाइड फेस। जैसे क्या हुआ? झाड़ू लगाए, कचरा बाहर फेंके, किसी दिन लगा कि आज हिम्मत नहीं है तो कम से कम झाड़ू लगाकर हम एक किनारे लगा देते हैं, कम से कम अभी दिखाई ना दे, घर साफ रहे। इतना तो कर लेते हैं ना, कचरा कल फेंकेंगे, लेकिन दूसरा दिन भी वही हाल रहा, कचरा जमा, तो क्या होगा? फिर वापस झाड़ू लगाएंगे, वही करेंगे। तो रोज रोज वही हुआ तो क्या करेंगे? फिर रोज रोज वही होगा तो वहाँ ढेर क्या होने वाला? कचरे का ढेर लगेगा उस कोने में। तो वैसे ही शरीर के अंदर भी है। शरीर सब जहर को निकालता है, जब नहीं निकाल पाया तो उसने क्या किया? उसका रूप परिवर्तित करके कहीं ना कहीं शरीर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रखता है। मतलब तुरंत तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई एक स्पेस है जहाँ पे अभी रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे रखता है। तो किस रूप में रखता है? यूरिक एसिड के रूप। मतलब जो रूप परिवर्तित करके रखा उसका नाम रखा गया यूरिक एसिड। आजकल ब्लड टेस्ट में हो रहा है ना, यूरिक एसिड टेस्ट करा लो। हाँ, तो ये कुछ अलग नहीं है, बस यही जो जहर शरीर को निकाल देना चाहिए था नहीं निकाल पाया तो उसने रखा, उसका नाम रखा गया यूरिक एसिड। अब ये जहाँ जमा होगा वहाँ का रूप लेगा। जैसे जोड़ों में रखा, जोड़ों में, हाँ, तो क्या होगा? जोड़ों में रखा तो क्या होगा? आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस होगा।
वो कहीं अलग से नहीं आ रहा है। आज देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को जॉइंट पेन हो रहा है। रीजन क्या है? यही रीजन है, कुछ और नहीं है। और लंग्स में रखा तो क्या होगा? अस्थमा। अस्थमा हो जाएगा, क्योंकि लंग्स वर्क नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे ढेर लगा, मतलब इसके ऊपर आएगा तो ये बोझिल होगा ना, काम नहीं कर पाएगा, कमजोर पड़े, तो अस्थमा। नसों में रखा तो क्लॉट। हाँ, जैसे नसों में रखा तो जमा हुआ तो क्या होगा? क्लॉट। तो ब्लॉकेजेस आएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो बीपी हाई। और अगर पूरा ब्लॉक हो गया तो पार्किंसन, पैरालिसिस और क्या क्या नाम रखा होगा इसका। और कहाँ कहाँ होने वाला है पता नहीं है। पूरा 1 लाख किलोमीटर पाइपलाइन है, कहाँ ब्लॉकेज होगा कुछ पता नहीं है। हार्ट का तो चलो ठीक है, वो कर लेंगे, बाकी का क्या? हाँ, बात समझ रहे हैं? तो ये ब्लड प्रेशर हाई मतलब ब्लॉकेजेस है। उसके बाद फिर यही यूरिक एसिड की वजह से ओबेसिटी भी होता है, मोटापा। जैसे अदनान सामी जी का था, अमजद खान जी का हुआ था, उसकी वजह से डेथ भी हो गया, रहे नहीं। मगर ये मतलब ओबेसिटी, मोटापा। सर अदन तंबाकू का इलाज इतना पैसे वाला हो के क्यों नहीं करा पा रहे हो? अब वो उनसे जाकर पूछिए, हमसे नहीं पता भाई, जिसका सवाल है उनसे पूछो, हम कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में? क्योंकि पैसे वालों को ऐसी कंपनीज के बारे में नॉलेज नहीं करते, क्या करो? भाई जिसको पता हो रहा है वो भी दूर भाग रहा है, तो उसका हम क्या करें? सब मुझे अंदर दिमाग में आता है। ठीक है, आप इसको पूरा होने दीजिए, उसको सबसे काम, क्योंकि फिर लाइफ भी खत्म होगा, फिर आप भी नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, है ना? वो समझना जरूरी है। पहले अपने लिए समझिए, दुनिया का कहाँ जाना चाहिए, अपने लिए सोचो कि हमारे लिए क्या फायदा हो सकता है। पहले हम अपने को बचाएं, फिर दुनिया। हम अपने को बचाएं नहीं और दुनिया के बारे में सोचेंगे फायदा क्या है। बात समझ में आया? तो यूरिक एसिड की वजह से मोटापा भी होता है। उसके बाद फिर पथरी, स्टोन। स्टोन किडनी में होता है ना, कहाँ से आता है? जैसे किडनी, हाँ, ब्लड पूरा गंदगी लेके किडनी के पास आता है, फिर वहाँ पे उसका अनलोडिंग मतलब वेस्टेज जो है वो साफ करना है, उसको सफाई करना है, और उसको फिर पेशाब के माध्यम से बाहर करना है। अब होता क्या है, जब उसने वहाँ से अनलोड तो कर लिया, कचरा तो ले लिया, मगर अब उसको बाहर फेंकना है। बाहर कैसे फेंकेगा? पेशाब के माध्यम से। तो पेशाब करना मतलब पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना पानी पीते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, पानी पीते नहीं है। कई लोग नहीं पीते हैं कि बार बार उठ के जाना ना पड़े, हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहली बात तो वो पानी, क्योंकि फ्लश चाहिए, फ्लशिंग नहीं होगा तो सफाई नहीं होगा। दूसरा, जब वो साफ करते ही पूरा खत्म हो गया एनर्जी, अब कहाँ से निकालेगा? कुछ भी रीजन हो सकता है ना? तो वेस्टेज निकालने का ताकत भी खत्म हुआ तो भी वो रखेगा, कहाँ रखेगा? अपने पास। जैसे मेरे पास पॉकेट है, सबके पास पॉकेट है, तो कुछ भी रहेगा तो हम लोग कहाँ रखेंगे? पॉकेट में रखेंगे। जब यहाँ नहीं फेंक सकते, अपने पॉकेट में रखेंगे, जहाँ मिला फिर वहाँ ले जाके फेंकेंगे। सही है ना? तो वैसे ही किडनी के पास अपने पॉकेट्स है 7 से लेकर 13, उसके अंदर रखता है। और वो रखते रखते मतलब रोज थोड़ा थोड़ा रखते रखते क्या होगा? अमाउंट उसमें ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा दिन बीता तो क्या होगा? वो लिक्विड रहेगा कि कड़क हो जाएगा? कड़क हो गया, और फिर वो क्या हो गया? स्टोन, हाँ, पथरी हो गया, है ना? तो ये पथरी हो कहाँ से हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो अगर हमको स्टोन नहीं चाहिए तो समझ लो क्या करना। आगे चलें। फिर निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाता है। कोलेस्ट्रॉल और फैट भी एक सही जगह है जहाँ पे इस टॉक्सिन को रखा जा सकता है, तुरंत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मतलब टाइम, जैसे HDL है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, लेकिन उसमें टॉक्सिन रखते जाएंगे तो क्या होगा? कोई LDL में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो फैट भी वैसे ही है, क्योंकि हर एक जगह पूरे लेयर है फैट के, और उसमें भी टॉक्सिन रखेगा तो क्या होगा? ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा, कहीं भी निकलना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो वो जमा होने लगता है। बात समझ में आया ना? हाँ। फिर उसके बाद आता है थर्ड लेवल, ट्यूमर बनने की अवस्था।
ये कुछ और नहीं है, जो जहर रखते गए और वो रखते रखते एक लंबा समय ले लिया, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल रखते रखते ढेर हो गया, और ढेर होने के साथ साथ वो क्या हो गया, कड़क हो गया, तो क्या हो गया, गांठ। और कई बार ये गांठें क्या हो सकती हैं, कैंसरस। हर बार नहीं होता लेकिन कैंसरस हो सकता है। बात समझ में आए? जैसे पेट में गांठ होता है, कहाँ से आता है? कई लोगों को देखते हैं ना, पेट का इलाज चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर चेंज होते जा रहा है, लेकिन दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अचानक कई डॉक्टर बदलने के बाद फिर एक एक्सरे में आता है कि भाई इनको गांठ है। तो इसके पहले क्यों नहीं आया? सवाल है ना। क्या इस डॉक्टर ने ढूंढ के निकाला? उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें, इनके पास से शुरुआत करें तो इनको भी पता नहीं चलता, फिर वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि भाई गांठ है। क्योंकि जब मशीन में आया तो मालूम पड़ा, लेकिन शरीर में क्या हुआ, बनना शुरू हुआ तो शरीर ने बताना शुरू किया, तकलीफ होना शुरू हो गई। लेकिन डॉक्टर के पास कब पता चलेगा? मशीन में हो जाने के बाद। बात समझ में आया? तो ये गांठ कहीं अलग से नहीं आता, ये वही जहर है जो शरीर को निकाल देना चाहिए, नहीं निकाल पाया तो जमा करके चला जाता। पीछे जाइए, एक और तो क्या सवाल है ना? सवाल, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये गांठ वगैरह कहाँ से आया, बीमारी कहाँ से आया, सब समझ में आया। कोई भी रोग है उसको उससे जोड़ करके आप देख लीजिए, लगभग आपको वही मिलेगा। तो हर आदमी क्या चाहता है? स्वस्थ रहना चाहता है। उनको स्वस्थ कौन रखेगा? हाँ, शरीर ही रखेगा ना, कि कोई और रख सकता है? सिर्फ शरीर रख सकता है। और शरीर कैसे रखेगा? इस 3 तरीके से ही रख सकता है, इस 3 लेवल पे ही वर्क करेगा शरीर। सबसे पहला क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा क्या है? नहीं निकाल पाया तो रखा साइड में, और फिर वो रखते रखते तीसरा नंबर आता है ट्यूमर। बात समझ रहे हैं? मतलब हमको स्वस्थ रहना है तो हमारा शरीर ही रख सकता है, और वो इस 3 लेवल पे ही काम करता है। तो किस लेवल पे हमारा शरीर काम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकते हैं? कोई बता सकता है? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये 3 लेवल में कौन से लेवल पर, कौन से स्तर पर हमारा शरीर काम करना चाहिए? पहले लेवल, फर्स्ट लेवल पे करना चाहिए, मानते हैं ना? तो फर्स्ट लेवल पे काम करना चाहिए, मगर आज क्या हो गया, शरीर काम नहीं कर पा रहा है। और ये किसके साथ हो रहा है? हर एक के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ना? तो शरीर तो आज भी बोल रहा है मैं काम करूंगा, और वो पहले लेवल पे काम करे, इसके लिए कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा। सही है ना? तो शरीर कुछ तो डिमांड कर रहा है हमारे साथ कि भाई कुछ तो दे दो हमको। क्या डिमांड कर रहा है? सिर्फ एक सपोर्ट, कि भाई मुझे सहयोग करो, मैं अपना काम करूंगा। तो वो सहयोग क्या दे सकते हैं शरीर? खाने के रूप में देना चाहते हैं कि दवा के रूप में देना चाहते हैं? तो खाने के रूप में वो सपोर्ट क्या दे सकते हैं? पोषक क्या दे सकते हैं? मार्केट में क्या है? कौन सा फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं? हाँ? और कुछ रिएक्शन की बात ना करें, बाहर की बात करें। हाँ, हरी सब्जी। कैसा हरी सब्जी है वो? कैसी हरी सब्जी है जो हम लोग खा रहे हैं आज? एकदम सही है, खाने लायक बचा है? उससे जहर आ रहा है। दाल चावल खा रहे हैं, उसमें क्या एकदम ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक चाहिए। तो कौन सा सपोर्ट दे सकते हैं मार्केट का? बताइए। फ्रूट्स वगैरह में कुछ दे सकते हैं? कुछ बचा है? ड्राई फ्रूट्स में कुछ दे सकते हैं? कुछ दिख रहा है? क्या हुआ? चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बता नहीं रहा सपोर्ट क्या करें। या तो आप बताओ, नहीं पता है तो मुझसे पूछो। हाँ, क्या चाहते हैं? मैं बताऊं? चलो ठीक है। उसका नाम कुछ और नहीं, उसका नाम है गैनोडर्मा। तो ये गैनोडर्मा हमको सपोर्ट कर सकता है।
बशर्ते ये भी कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक Organic, होना प्राकृतिक। चाहिए, है ना, नेचुरली ग्रो करना चाहिए ऑर्गेनिकली, और रिएक्शन आपको वो देता है। और ये मशरूम कैटेगरी में आता है, और इसका जो विवरण है हर धर्म ग्रंथ में है, कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा औषधि गुण किसी खाद्य पदार्थ में है तो वो सिर्फ और सिर्फ गैनोडर्मा के लिए। TCM जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसमें 365 जड़ी बूटियों का विवरण है, उसमें नंबरिंग दिया गया है, लेकिन नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक अगर कोई है तो सिर्फ गैनोडर्मा गैनोडर्मा। बहुत ऊंची चीज़ है, बस हमारे आपके बीच में चलन में नहीं है, क्योंकि इसका कुछ लूप होल्स था जो अब उसे दूर कर लिया गया है यहाँ, मतलब रिएक्शन के माध्यम से, या फिर अपने पास वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, अब टेक्नोलॉजी है, तो उसके माध्यम से उस कमी को दूर किया जा सकता, और ये हमारे लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया। बात समझ रहे हैं? तो गैनोडर्मा काम कैसे करता है, इसके दो भाग हैं। एक है जड़ फल का भाग जो 90 से 100 दिन में तैयार होता है, इसको ऋषि गैनो कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आरजी, दूसरा है आरजी। ये क्या करता है, शरीर को सारे जहर को बाहर निकालने में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से जहर को बाहर निकालने में मदद करता है। फिर से एक बार, ये निकालता नहीं है, निकालने में मदद करता है। तो खाना चाहिए इसको, किन लोगों को खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए, और ये ऐसा है कि 1 दिन का छोटा बच्चा भी खा सकता है। उसके बाद फिर जिगर, जड़ का भाग, ये 14 से 18 दिन में तैयार होता है, 14 से 18 दिन। और ये क्या करता है, इसका नाम है गैनोसिलियम। गैनोसिलियम क्यों, क्योंकि गैनोडर्मा है, और गैनोडर्मा का जड़ है, जड़ को क्या बोलते हैं, माइसिलियम, तो गैनोडर्मा का जड़ है, इसके लिए गैनोसिलियम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीएल। और ये क्या करता है, शरीर के सिस्टम को बैलेंस रखने में मदद करता है, क्योंकि शरीर किसकी वजह से प्रॉब्लम है, सिर्फ एक जहर और दूसरा असंतुलित होना अंगों का। तो ये क्या करता है, जहर को बाहर निकालने में मदद करता है, और ये क्या करता है, शरीर के अंगों को संतुलित करने में मदद करता है। तो खाना चाहिए इसको, इन लोगों को, सबको, तो ये दोनों सबको खाना चाहिए। 1 दिन से लेकर के 100 साल का कोई भी हो, सब खा सकते हैं। प्रेग्नेंट महिला लेगी तो 100% नॉर्मल डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ, IQ लेवल भी अच्छी, समझ रहे हैं? तो ये बहुत सुरक्षित रिएक्शन ने हमको दिया हुआ है। तो अब ये तो समझ में आया कि गैनोडर्मा क्यों लेना चाहिए, मगर इसका थोड़ा मैंने कहा था 4 ऑब्जर्वेशन थियरी, मतलब समीक्षा। तो क्या समीक्षाएं हुई थी उसके बारे में थोड़ा देखते हैं सर। तो पहला ऑब्जर्वेशन थियरी क्या है कि शरीर को जो भी प्रॉब्लम आता है सिर्फ 2 कारण से आता है। कौन सा है, एक है टॉक्सिन और दूसरा है इनबैलेंस ऑफ आवर बॉडी सिस्टम। सिर्फ 2 कारणों से होता है, जहर और असंतुलित शारीरिक प्रणाली। सर नेक्स्ट, ये 2 कारणों से प्रॉब्लम आता है। फिर सेकंड वाला है गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है और शरीर अपने स्वास्थ्य की देखरेख या बीमारी की जो भी समस्या को दूर कर लेता है, मतलब खुद को खुद से दुरुस्त करता है हमारा शरीर। समझ में आया? जैसे एक अगर हम बोले गैनोडर्मा, बी बॉडी और सी हेल्थ प्रॉब्लम, तो गैनोडर्मा क्या करता है, बॉडी को हेल्प करता है, गैनोडर्मा बॉडी का सहायता करता है, बॉडी को मजबूत करता है, और बॉडी क्या करता है, अपने हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करता है। बात समझ में आया? समझ में आया ये बात? गैनोडर्मा बॉडी को मजबूत करता है और बॉडी क्या करता है, अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करता है। मतलब गैनोडर्मा का और हमारे हेल्थ का कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं, कोई भी बीमारी से कोई लेना देना गैनोडर्मा का नहीं है। बात समझ में आया? गैनोडर्मा क्या करता है, शरीर को सहयोग करता है, शरीर को मजबूत करता है, और शरीर मजबूत होगा तो अपनी समस्या खुद से दूर कर लेता है। मतलब कोई कल को पूछा कि गैनोडर्मा डायबिटीज ठीक करता है नहीं, डायबिटीज ठीक होता है नहीं होता है।
कैंसर ठीक होता है? नहीं होता है गैनोडर्मा से, उस पर काम नहीं करता है ना। ब्लड प्रेशर पे काम करता है? नहीं करता, वो किसी रोग पे काम नहीं करता। लेकिन अगर हमने उसको दिया तो क्या होगा? डायबिटीज में रिवाइवल हो सकता है कि नहीं? क्योंकि शरीर दुरुस्त हुआ तो रिवाइव हो गया। ब्लड प्रेशर रिवाइव हो सकता है कि नहीं? बैलेंस में आ सकता है क्योंकि शरीर सही हो गया अपने आप। बात समझ में आया? ये किसी भी रोग के लिए नहीं है, लेकिन रोग दूर हो सकता है क्योंकि उस रोग को दूर करेगा कौन? शरीर ही करेगा। और वैसे भी प्रॉब्लम दिया किसने है? शरीर ने। तो जिसने दिया है वही लेगा, वही दूर करेगा। नेक्स्ट सेंस, इसको एबीसी रूल भी कहते हैं। प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होता है, गैनोडर्मा के द्वारा नहीं होता। कई बार देखते हैं गैनोडर्मा खाते हैं तो क्या होता है? शरीर में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते, डर जाते हैं। लोग सोचता है खाया मैं बीमार हो गया। हाँ, ऐसा होता है, सही है ना। तो ये जो प्रतिक्रिया आता है ये गैनोडर्मा के द्वारा नहीं आता, ये आता है शरीर के द्वारा। गैनोडर्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे दाल चावल खाएंगे हम लोग, सोचता कोई प्रतिक्रिया है? नहीं है। अगर दाल चावल खाने से प्रॉब्लम हुआ तो दाल चावल ने दिया क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हमने गलत खाया इसकी वजह से हो गया वो। बात समझ में आया? प्रतिक्रिया किसने दिया? शरीर ने दिया। तो उसने इंडिकेट किया गलत खाया आपने, चलो बंद करो, है ना, जो गलत चीजें था उसको बाहर। तो गैनोडर्मा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, शरीर के द्वारा ही होता है। प्रायः यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता रहता है। मतलब गैनोडर्मा शरीर के अंदर जाएगा तो काम करता ही है, चाहे हमको पता चले या ना पता चले। हर हाल में गैनोडर्मा काम करता है, वो अपना काम करता रहता है। और अगर पता चला तो किस तरह से पता चलता है? दो तरीके से। एक है रिफ्लेक्सोलॉजी, सहज प्रतिक्रिया, और दूसरा है एलिमेंट रिफ्लेक्शन। सहज प्रतिक्रिया भी दो तरीके से पता चलता है। जैसे क्या होता है, एक शारीरिक है और एक मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक। बात समझ लो, जैसे लीवर में प्रॉब्लम है तो इसका इस तरह से पता चलेगा सहज प्रतिक्रिया। आंखें लाल हो जाएगा, कलर चेंज होगा, डर लगेगा आंखें खराब ना हो गया। ये तो शारीरिक हो गया, लेकिन भावनात्मक क्या होगा? इमोशनली गुस्सा, एंगरनेस रहेगा। जिसको लीवर में प्रॉब्लम है उसके अंदर गुस्सा बहुत फूट कर भरा है। अच्छा बोलेंगे ना तो भी गुस्सा करेगा। अगर कोई भी गुस्सा कर रहा है तो समझ लीजिए कि लीवर में प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर जैसे लंग्स में है जब, और उस समय हमने गैनोडर्मा खाया तो क्या होगा? हाँ, लंग्स को ताकत मिलेगा तो फिर रनिंग नोज, नाक बहना शुरू हो जाएगा, शरीर से टॉक्सिन्स निकलने लगेगा। सर्दी हो गया तो लोग क्या बोलेंगे? अरे मैं बीमार हो गया, है ना, कफ भी आ सकता है। बात समझ में आया? लंग्स का क्या होगा? नाक बहेगा, और क्या होगा? सैडनेस रहता है, उदास, खुशी उसी नहीं मिलता। ये सारी चीजें होती हैं। एलिमेंट रिफ्लेक्शन क्या होता है? शरीर के अंदर जब हम लोग गैनोडर्मा खाते हैं तो जो भी प्रॉब्लम पहले से शरीर में रहता है वो बढ़ जाता है, और जब बढ़ता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? बीमार हो गए। लूज मोशन ज़्यादा हो सकता है, पेशाब ज़्यादा हो सकता है, पेन बढ़ सकता है। तो अगर ये सब चीज़ हो रहा है मतलब एलिमेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब शरीर के लिए क्या हो रहा है? अच्छा है। ये चीज़ें समझना। हाँ, टॉक्सिन्स रिमूवल के टाइम में सब कुछ होता है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमको समझ में आता है। फिर तीसरा चौथा समीक्षा क्या है? डोसेस। मतलब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है मगर लेना कितना है? हर आदमी का अपना अपना अलग अलग डोज है, डिपेंड करता है कि शरीर की कंडीशन कैसी है। शरीर के कंडीशन के हिसाब से किसी किसी को एक जोड़े से काम हो जाता है, मतलब एक आरजी एक जीएल, ये क्या हो गया? एक जोड़ा है, एक आरजी एक जीएल एक जोड़ा, उससे कई लोगों को एक जोड़े से ही काम होता है। मतलब उसके बॉडी का कंडीशन अच्छा था इसलिए एक जोड़े से काम होना शुरू हो गया और जल्दी हो जाता है। और कई लोगों का ऐसा भी है कि मैंगो खाते हैं और 10-10 20-20 खा रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? उसका बॉडी कंडीशन पर, क्योंकि सारा काम कौन करने वाला है? बॉडी करने वाला है। बॉडी में जब तक एनर्जी पूरी तरह से नहीं आएगा अपना काम वो नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब पता कैसे चलेगा किसको कितनी जरूरत है? देख के तो मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। और अगर एक जोड़े से काम होता है तो 2 जोड़ा क्यों लेना? सीधा सा ऐसा है ना, क्योंकि पॉकेट भी तो अलाउ करना चाहिए लोगों को।
तो फिर अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 RG 1 GL से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब 1 हफ्ता हमको खाना है 1 RG 1 GL, और 1 हफ्ते में अगर कोई प्रतिक्रिया आता है तो समझ लो उसी एक जोड़े की जरूरत है। इसे नीचे है ना, नो रिस्पॉन्स इंक्रीज डोसेज ग्रेजुअली। मतलब अगर रिस्पॉन्स आता है, कोई भी रिफ्लेक्शन होता है तो इसका मतलब एक जोड़े की ही जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत है। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हमें क्या करना है, डोज को बढ़ाना है, मतलब डबल करना है, 1 से 2 पे आ जाए, सुबह शाम ले सकते हैं या एक साथ में ले सकते हैं। फिर 1 हफ्ता खाना है, खाने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स आया तो अच्छा है, उतने पे ही चलने दीजिए, और अगर नहीं आया तो फिर 4-4। तो ये 2-2 जोड़ा फिर हमको बढ़ाते चलना है। नॉर्मली 6 जोड़े पे आ ही जाता है नॉर्मली, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर लंबा भी जा सकता है। और वैसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 6-6 से भी सीधा शुरुआत कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर कोई जैसे रिस्पॉन्स आया और हम लोग खाते खाते क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बॉडी के सहन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बॉडी के सहन से बाहर चला जाता है, वो रिफ्लेक्शन वगैरह आता है। कई लोगों को, जिन लोगों ने ज़्यादा दवा खाया उनको ज़्यादा होता है ये चीज़। तो अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा आया और तकलीफ सह नहीं पाया तो डोज को बंद नहीं करना है, डोज को क्या करना है, सिर्फ आधा करना। मतलब 6-6 पे चल रहा है तो 3 या 4 पे आ जाएगी, 4-4 चल रहा है तो 2 पे आ जाएगी, बंद नहीं कर। जैसे 2 पे चल रहा है तो 1 पे आ जाएगी, 1 पे भी आ रहा है, नहीं सहन में आ रहा है तो 1 दिन छोड़कर खाइए, मगर खाते रहिए उसको, बंद ना करें। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसको भी एग्जाम्पल में समझा सकते हैं, मगर मुझे लग रहा है टाइम जाता होगा, इसके लिए बात समझ में आया ना। और फिर जब एलिमेंट जब वो सहन में आ जाए, मतलब दवा भी ले सकते हैं, एक चीज़ ये भी है, दवा भी खा सकते हैं। दवा, इसका मतलब ये नहीं कि ये खा रहे तो दवा नहीं खाना, अगर तकलीफ है तो दवा का सहारा ले सकते हैं, उसके साथ में इसको जारी रखें। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर लें, उसको है ये। बात समझ में आया ना? डोसेस थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो अब समय खुराक से कहीं अधिक महत्व रखता है। क्यों? जैसे किसी टाटा ने किसी को टाटा कर दिया कि ले जाओ भाई, अभी 2-4 महीने 6 महीने के कमा, तो वहाँ पे अगर हम 1246 से जाएंगे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर की स्थिति एकदम जर्जर हो चुका है, शरीर लड़ने की कंडीशन में ही नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डोज को बढ़ा देना पड़ेगा। तो सीधा क्या कर सकते हैं हम लोग, 30 RG 30 GL सीधा दे सकते हैं, सीधा 30-30। समझ में आया? कई बार वो 30-30 डबल भी हो सकता है। हाँ, और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और फिर जब अच्छा रिस्पांस मिल गया, जब लगा सब ठीक है, तो फिर धीरे धीरे अपने डोज को कम कर लें, जितने भी आपको लगता है, जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना खाते रहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये केमोथेरेपी हो गया पूरा। अब इसके बाद है फूड थियरीज। तो फूड थियरीज ले लें सर? यस सर, ले सकते हैं फूड थियरीज, ले लें। हाँ सर, आगे थोड़ा एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन, मतलब शरीर को क्या चाहिए, दो ही चीजें हैं, एसिडिक एसिड है और दूसरा अल्कलाइन, क्षार और अम्ल। मगर किस अनुपात में चाहिए, 4:1। क्षारीय 80% चाहिए और 20% एसिडिक, मतलब क्षारीय जो है 80% और अम्ल जो है 20%। 4 भाग क्षार होना चाहिए, 1 भाग अम्ल होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हमारा जो रोग से लड़ने की शक्ति है वो मजबूत रहेगा। बात समझ में आया? जो रोग से लड़ने की शक्ति है वो मजबूत रहेगा। और जो बैक्टीरिया वायरस है ना, बाहर से आते हैं ना शरीर के अंदर और अंदर भी बनते हैं, तो ये दोनों वायरस बैक्टीरिया क्या होंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे, कई बार लड़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वातावरण। अभी कैसा वातावरण ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो बैठ पाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो बैठ पाएंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? तो अनुकूल रखने के लिए हमको इस तरह का भोजन की जरूरत है, 80% क्षार और 20% अम्ल। समझ में आया? एसिड और अल्कलाइन। हाँ, और अगर यही चीज़ है, मतलब 80% अल्कलाइन है और वो है, तो हम एकदम अच्छे से रह सकते हैं।
मगर ऐसा भोजन हमको मिल रहा है। देखा जाए तो क्षारीय भोजन किससे मिलता है हम लोगों को? साग, बाजरा, गेहूँ, मक्का, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ों से, फ्रूट्स वगैरह जो लेते हैं वो सारी चीज़ों से, सही है ना। लेकिन आज जो ये चीज़ें हम ले रहे हैं, क्या उसमें है क्षार बचा है? क्योंकि ऑर्गेनिक मिलेगा तब तो रहेगा ना, अल्कलाइन। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग कुछ भी ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर क्या जा रहा है? एसिड। बात समझ रहे हैं? तो ये जो अनुपात है ये बिगड़ रहा है, क्षार कम होते जा रहा है और एसिड बढ़ता जा रहा है, अम्ल बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो रोग से लड़ने की शक्ति है वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसके अनुरूप वातावरण नहीं हो रहा है। और जो बैक्टीरिया वायरस है वो क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं और बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। जितना एसिड बढ़ता जाएगा उतना बैक्टीरिया वायरस बढ़ता जाएगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आएगी? तो हम लोगों को क्या चाहिए? अल्कलाइन बढ़ाना है ना। तो अल्कलाइन अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अल्कलाइन चीजों का सेवन करना पड़ेगा। मगर ये अल्कलाइन चीजें हैं कहाँ? है जो भी अपनी थाली में आ रहा है उसमें अल्कलाइन है, क्षार बचा है। हाँ, कुछ भी हम ला सकते हैं। चाहिए आपको? हाँ, तो रिएक्शन आपको दे रहा है। ये सारे प्रोडक्ट जो रखे हैं ना, ये सब 100% क्या है? अल्कलाइन। सारी चीजें क्या है? 100% अल्कलाइन है। तो जो खा रहे हैं उसको खाते रहिए, साथ में ये प्रोडक्ट को लोड करिए। जब लोड करेंगे तो क्या होगा? अल्कलाइन बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया? सेकंड स्लाइड से एंजाइम थियरी। जैसे समस्या मधुमेह नहीं है, डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज फूड। जो फूड है ना, हमारा भोजन, वही हमारी समस्या है। मधुमेह, शक्कर का जो बीमारी है, डायबिटीज, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उससे खाने की वजह से। वो क्यों है? क्योंकि डायबिटीज का जो भी प्रॉब्लम होता है उससे पैंक्रियाज के प्रॉब्लम में आने की वजह से। पैंक्रियाज अगर अपना कमजोर हो गया तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज हो जाएगा। लेकिन पैंक्रियाज प्रॉब्लम में क्यों आता है? पैंक्रियाज के समस्या का कारण है हमारे पाचन संबंधी समस्या। मतलब हमारा जो डाइजेशन है ना, ये मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर होगा, तो क्या होगा? पैंक्रियाज को वर्कलोड बढ़ेगा, और जब उसको वर्कलोड बढ़ेगा तो प्रॉब्लम। बात समझ रहे हैं? तो अब ये जो खान पान, जो डाइजेशन बिगड़ा है, वो किसकी वजह से है? हमारा खान पान, जो हम लोग खा पी रहे हैं, हमारा खान पान की वजह से क्यों है? क्योंकि जो खान पान में चाहिए एंजाइम्स, खाना पचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, पाचक द्रव्य। वो पाचक द्रव्य हमारे भोजन में होना चाहिए, मगर आजकल क्या हो रहा है? पाचक द्रव्य मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ये पाचक द्रव्य कब आता है? जब ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है खाने को, भोजन को, तब। मगर खेती सब गड़बड़ हो गया केमिकल से, तो इसकी वजह से पाचन जो एंजाइम चाहिए वो हमारे भोजन में आज नहीं है। बात समझ में आया? तो हम लोग इसको थोड़ा उल्टा लेते हैं। खान पान की समस्या का कारण क्या है? एंजाइम की कमी। मतलब एंजाइम कम हुआ, इस वजह से हमारा खाना खराब हुआ, और खाना खराब होने की वजह से क्या हुआ? अपना डाइजेशन बिगड़ा, और डाइजेशन बिगड़ने की वजह से पैंक्रियाज का लोड, वर्कलोड जो है वो बढ़ गया। तो उसका जो काम था वो तो कर ही रहा था, साथ में यहाँ भी काम करना शुरू किया। तो किसी को भी हो, जब वर्कलोड बढ़ेगा तो एक ना एक दिन तो थकेगा ना। तो जिस दिन वो थक जाएगा उस दिन क्या बोलेगा? बस हो गया, अब मैं अपना भी नहीं कर सकता और आपका भी नहीं कर सकता। तो वो तो गया ही गया, साथ में अपना जो करना था, डायबिटीज हो गया। बात समझ रहे? तो अगर हमको डायबिटीज नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डाइजेशन सही रखना पड़ेगा, और डाइजेशन सही रखना है तो क्या देना होगा? एंजाइम्स, पाचक द्रव्य को देना पड़ेगा। अब ये पाचक द्रव्य बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, केमिकल से भी मिल रहे हैं, है ना। तो मगर हमको कौन सा चाहिए? वो हमको तो कौन सा ऐसा पाचक द्रव्य है या एंजाइम्स है जो हमारे शरीर की जरूरत है, मिल सकता है हमको मार्केट से? है ऐसा कुछ? नहीं। हाँ, नहीं है ना। तो चाहिए
तो जो भी रखा है ना RGCS, स्पारुलिना, मोरेंजी, सब में आपको क्या मिलेगा? भर भर के मिलेगा एंजाइम्स। चाय में भी एंजाइम्स है, कॉफ़ी में भी एंजाइम्स है, जितने प्रोडक्ट अपने पास है उन सब में एंजाइम्स पड़ा हुआ है, मतलब वो नेचुरली उसके अंदर है। आगे चलो। अब आता है ग्रीन थियरी, सिर्फ यही एक लेके क्योंकि लोग ग्रीन थियरी, हमारे शरीर के अंदर RBC होता है, लाल रक्त कण, इसका उम्र होता है 120 के। और ये लाल रक्त कण क्या करता है? जैसे बाहर ट्रक होता है ना, सब सामान का ढुलाई इधर उधर करता है, वैसे ही अपने शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को ले जाके सब जगह पहुंचाता है, वहाँ का वेस्टेज लेके वापस लेके आता है, ये बाहर लेके आने में मदद करता है। तो RBC की बहुत ज़रूरत है ना, है ना? तो इसका उम्र है, जैसे बाहर 8 साल है उसका ट्रक का, वैसे यहाँ पर 120 दिन का है। 120वें दिन वो अपने आप डिजेनरेट हो जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर उसी जगह पे हमारा शरीर नया RBC बनाता है, और ये हर दिन होता है, हर दिन किसी ना किसी का 120वां दिन। तो हर दिन हमारे शरीर को नया नया RBC बनाना ही पड़ता है, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल, आयरन, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये क्लोरोफिल आयरन कहाँ से मिलेगा? स्पिरुलिना नहीं सर, हरी सब्जी, कहाँ से मिलेगा? हरी सब्जी। सही है ना? कितने लोग खाते हैं हरी सब्जी? हाँ, और वैसे भी जो हरी सब्जियाँ हम लोग खाते हैं ना, जो हरी सब्जियाँ होती हैं काटने के बाद प्रोसेसिंग में जाने में टाइम लगता है। नहीं तो नॉर्मली पहले क्या होता था, काटे तो 2-3 घंटे बाद पीले पड़ने लगते। पीला पड़ने लगा मतलब उसके जो क्लोरोफिल थे वो नष्ट होने खत्म हो लगा, गए, मतलब उसको खा के कोई फायदा नहीं है। तो आज कितने दिन का रहता है वो जो हरी सब्जियाँ मिल रही है? तुरंत काट के आता है, क्योंकि एकदम फ्रेश रहता है। कैसे रहता है? बात समझ सकते हैं? तो उसमें हमको कुछ मिलता नहीं है ना? तो अब अगर शरीर को नहीं मिला क्लोरोफिल तो क्या करेगा? बोलेगा जाने दो, अभी तो नहीं है, अभी क्या करें, छोड़ दो। चलेगा शरीर को? नहीं चलेगा। तो फिर क्या करता है वो? प्लान बी, मतलब दूसरा रिसाइकल्ड ब्लड सेल बनाता है, रेड ब्लड सेल। मतलब जो सेल मर गया उसको स्क्रीन में भेजते हैं, वहाँ पर जाने के बाद उसकी छटनी होती है, अच्छा खराब अलग करते हैं, फिर उसके बाद जो अच्छा मिला वो भेजते हैं लिवर में, वहाँ जाने के बाद फिर से छटनी करते हैं, और छटनी करने के बाद जो फ्रेश मिला, जो अच्छा मिला, उसको भेजते हैं किडनी में, और वो किडनी में जाने के बाद वहाँ पे बनता है उसका हार्मोन, और वो हार्मोन जाता है हमारे बोन मैरो में, वहाँ पे बनता है हीमोग्लोबिन, और फिर उसी हीमोग्लोबिन से हमारा शरीर क्या करता है? नया नहीं, रिसाइकल्ड रेड ब्लड सेल बनाता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, रिसाइकल्ड रेड ब्लड सेल चलेगा हम लोगों को रिसाइकल नहीं। जैसे एक सवाल पूछे, गाड़ी चाहिए, सेकंड हैंड लेना चाहेंगे कि नया? नया। तो अपने शरीर के अंदर भी खून भी एक गाड़ी है, तो वो नया चाहिए कि सेकंड हैंड चाहिए? नया चाहिए। तो नया अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्लोरोफिल देना पड़ेगा। अब क्लोरोफिल देना है तो फिर हरी सब्जियाँ खानी पड़ेगी। अगर हरी सब्जियों का हालत आज क्या है? चलेगा वो हरी सब्जियाँ? हाँ, तो क्या करेंगे बताइए? हाँ, चाहिए आपको वो क्लोरोफिल? यस। तो वो कुछ और नहीं, उसका नाम है खून चाहिए प्लस ब्लड, वो स्पारुलिना खाए। और एक चीज है, हमारा जो सेकंड स्लाइड था ना, 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, उसमें चौथा पिलर कौन सा था? पूरक आहार। पूरक आहार। तो वो पूरक आहार जो है 46 तरह के चाहिए ना, तो आज अपने भोजन में है? नहीं है। तो चाहिए वो सारी चीजें, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने काफ़ी समय ले लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि अपने रिएक्शन के प्रोडक्ट से अपने आप को हेल्दी रखने में मदद करेंगे, और मैं आप लोगों को समझा पाने में सक्षम हुआ हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल सवाल